दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमिली डिकिंसन की लाइफ को। ये अमेरिकन पोएट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं इससे पहले वॉल्ट विटमन पर वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इनका पूरा नाम था एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। इनका टाइम स्पेन था 1830 से 1886 तक का। अमेरिकन पोएट्री में वॉल्ट विटमन का जितना नाम फेमस है उतना ही इम्पॉर्टेंट इनका नाम भी है। पीबी शैले और जॉन कीट्स की तरह इनकी लाइफ टाइम में इनको कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इनकी डेथ के बाद में इनकी जो पोएम्स पब्लिश हुई उसके बाद में ये अमेरिकन पोएट्री में एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गई। इनका जन्म हुआ था एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स की एक प्रोमिनेंट फैमिली में। एक ऐसी फैमिली जो प्रोमिनेंट तो थी लेकिन इतनी अमीर नहीं थी, पैसे वाले नहीं थे, और इनकी पढ़ाई भी वहीं एमहर्स्ट एकेडमी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये अपना ज़्यादातर समय अकेले गुजारना पसंद करती थी और आसपास के लोग इन्हें सनकी समझते थे। इनको सफ़ेद कपड़ों का काफ़ी शौक था और ज़्यादातर टाइम इन्होंने अपने बेडरूम में गुजारा। मतलब अपना बेडरूम छोड़ती नहीं थी, कभी शादी नहीं की, और इनके जितने भी दोस्त लोग थे उनसे इनकी बातचीत होती थी लेटर्स के ज़रिए। लेटर्स से बातचीत करती थी। देखो, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोइट्री लिखी है, लगभग 1800 के आसपास। लेकिन इनके जीते जी इनकी सिर्फ 10 पोइट्री पब्लिश हुई और एक लेटर। उस टाइम पर जैसे पुराने टाइप से पोइट्री पब्लिश होती थी वैसे ही इनकी पोइट्री पब्लिश हुई, और उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अलग थी इनकी पोइट्री। इनकी पोइट्री के अंदर कोई टाइटल तो होता नहीं था, मतलब इनकी फर्स्ट लाइन इनका टाइटल बन जाती थी पोइट्री का। जितना हो सकता था उतना आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ करने से बचती थी ये। टेट्रामीटर और ट्राईमीटर में पोइट्री लिखती थी। और इनकी पोइट्री के दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे, एक तो डेथ और दूसरा इमॉर्टलिटी। अब इनकी डेथ के बाद में इनकी जो छोटी बहन थी लेविनिया, उसने इनकी पोइट्री के एक बड़े कलेक्शन को ढूंढ कर निकाला और पब्लिश किया। तब जाकर दुनिया के सामने इनकी पोइट्री आई, इनकी डेथ के बाद में। चलिए मैं शुरू से शुरू करता हूँ। इनकी फैमिली अमेरिका में एक प्यूरिटन ग्रेट माइग्रेशन हुआ था, उस दौरान आए थे, और यहीं आकर सब कुछ इनके फादर ने खुद से बनाया। इनके फादर एक लॉयर थे और एमहर्स्ट कॉलेज के ट्रस्टी भी थे, और इनके फादर के 3 बच्चे थे, विलियम ऑस्टिन, एमिली और लेविनिया। इनके फादर जो थे तीनों बच्चों को लेकर बहुत ही कंसर्न रहते थे। मतलब बिजनेस पर रहकर भी उनका ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर होता था। वो बोलते थे कि स्कूल जाओ, सीखो, ताकि मैं जब घर पर आऊँ तो तुम मुझे बता सको कि तुमने क्या नई चीज़ सीखी। और शायद उसी दौरान ये अपने फादर से बड़ी गर्मजोशी से बात करती थी लेटर्स के ज़रिए। वहीं से शायद इनका लेटर्स लिखना शुरू हुआ होगा। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें इनकी माँ की, तो वो फैमिली से बहुत अलग थलग और ठंडी सी रहती थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये बड़ी होती गई तो इनके दिमाग में डेथ को लेकर, मौत को लेकर एक गहरा डर बैठ गया, क्योंकि शायद उस टाइम पर इन्होंने अपने काफ़ी करीबी लोगों को मरते हुए देखा था, जैसे कि सोफिया हॉलैंड। ताकि ये लड़की इनकी कज़न थी लेकिन काफ़ी करीब थी, जो टाइफस से बीमार हो गई थी, और 1884 में जब उसकी डेथ हो गई तो डिकिंसन सदमे में आ गई। इवन उन्होंने 2 साल बाद में इस एक्सीडेंट को याद करते हुए लिखा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे भी मर जाना चाहिए, क्योंकि नज़र रखना तो बहुत दूर की बात है, मुझे उसका चेहरा देखने की भी परमिशन नहीं मिली उस टाइम पर। वो बहुत उदास हो गई थी। अब इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है सूजन गिलबर्ट से। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये लेडी, सूजन गिलबर्ट। और इसी दौरान ये चर्च वगैरह भी जाने लगी। उस वक्त इनको बहुत खुशी मिलती थी चर्च जाने में। अब जब ये 18 साल की थी तो उस वक्त डिकिंसन के परिवार की दोस्ती होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन नाम के एक यंग लॉयर से। हालांकि न्यूटन का इनकी लाइफ पर कोई रोमांटिक इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा था न्यूटन से इन्होंने। उस दौरान न्यूटन ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से इनको रूबरू करवाया। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की जो पोइट्री थी उसका कलेक्शन, एक बुक इनको ला कर दी। न्यूटन इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत विश्वास करते थे, और एक पोइट के रूप में इनको देखते थे। हालांकि न्यूटन की भी कुछ टाइम बाद में डेथ हो गई थी, और एक पोइट्री लिखी थी इन्होंने, एमिली डिकिंसन ने, एज बैन अ लिटिल गर्ल। वो पोइट्री काफ़ी हद तक इनको, न्यूटन को ही डेडिकेट थी। एमिली डिकिंसन को सिर्फ बाइबल में इंटरेस्ट नहीं था। उस टाइम का जितना भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर था ना, जैसे लीडिया मारिया चाइल्ड के लेटर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क का काफ़ी इन्फ्लुएंस था उन पर। उनके कज़न ने उनको हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का जो कलेक्शन था वो लाकर दिया था, और शैर्लोट ब्रॉन्टे की जेन आयर
उसका तो इन पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। विलियम शेक्सपियर का भी उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। शेक्सपियर के ड्रामाज को एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा भी था कि इसके अलावा कुछ और क्यों पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, जिस वक्त ये अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, उस वक्त एक यंग प्रिंसिपल बना था लियोनार्ड हम्फ्री। उसकी सिर्फ 25 की एज में डेथ हो गई थी, ठीक है। और वो एमिली डिकिंसन का एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो उन्हें उस टाइम पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ऐसा दुख हो रहा था। वो लिखती भी हैं कि मेरे कुछ दोस्त चले गए, कुछ दोस्त चर्च में सो रहे हैं, मतलब मर चुके हैं, और ये शाम का टाइम बड़ा दर्द देता है। अब दोस्तों, इनकी ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आपको बताया था, सूजन गिलबर्ट। वो रिश्ता इनका सबसे मजबूत रिश्ता था। लगभग 300 से ज़्यादा लेटर्स सूजन गिलबर्ट को इन्होंने लिखकर भेजे थे। सूजन गिलबर्ट इनकी एक अच्छी दोस्त थी, काफ़ी इन्फ्लुएंस था और एक इंस्पिरेशन थी, और सलाह भी देती थी, एडवाइस भी देती थी। सूजन गिलबर्ट के लिए लिखती भी थी कि शेक्सपियर के बाद में अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया है तो वो है सूजन गिलबर्ट। सूजन ने आगे चलकर एमिली डिकिंसन के भाई ऑस्टिन से शादी कर ली थी। कई क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि एमिली डिकिंसन लेस्बियन थी, और एक सीरीज़ भी बनी है डिकिंसन नाम की, और एक फिल्म भी बनी है वाइल्ड नाइट्स विद एमिली, जिसके अंदर आपको ये रोमांटिक रिलेशन इन दोनों का देखने को मिलता है। 1850 में इनकी दोस्ती होती है स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन की चीफ एडिटर सैमुअल बाउल्स के साथ में, और उसी बंदे ने, मतलब सैमुअल बाउल्स ने, इनके वर्क्स को पब्लिश किया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1860 आते आते ये धीरे धीरे अकेली हो रही थी, कोई भी इनके साथ में नहीं था। जब भी दिखती थी अकेली दिखती थी, और बहुत कम ही दिखती थी। जब भी दिखती थी सफ़ेद कपड़े पहने रहती थी। हालांकि बच्चों के साथ में इनकी बहुत अच्छी बनती थी। मैटी डिकिंसन, जो ऑस्टिन और सूजन की बेटी थी, उसकी एमिली डिकिंसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी। पोएट्री के अलावा जो इनका दूसरा सबसे अच्छा शौक था वो था गार्डनिंग का। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां उगाने का बड़ा शौक था इनको। हालांकि अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम में इन्होंने लिखना छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ लिखती थी, बहुत सारी पोएट्री लिखी। फिर इन्होंने अपनी बहन लेविनिया से वादा लिया था कि मैं जो जो कागज़ बोल रही हूँ उसको जला देना। खराब हेल्थ की वजह से धीरे धीरे इनका शरीर इनका साथ छोड़ने लगा, और आखिर 15 मई 1886 को 55 की एज में एमिली डिकिंसन की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद, जैसा कि उनकी छोटी बहन लेविनिया ने उनसे वादा किया था, अपना वादा निभाया, और ज़्यादातर काफ़ी सारे वर्क्स को उन्होंने जला दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बंद बक्से के अंदर लगभग 40 नोटबुक्स थी, जो ढीली सी चादरों में लपटे हुई थी। उन नोटबुक्स के बारे में लेविनिया को डिकिंसन ने कुछ भी नहीं कहा था। लेविनिया ने इन पोएट्री की इंपॉर्टेंस को पहचाना, बस एक जुनून सवार हो गया कि इनको पब्लिश होते हुए देखना चाहती। वो गई लूमिस ट्रूड के पास में और जाकर पब्लिश करवाने की मांग रखी। लेकिन दोस्तों उस वक्त कोई डिस्प्यूट हो गया था दोनों के बीच में, इनकी बहन के बीच में और ट्रूड के बीच में। 1886 में डेथ होने के बावजूद भी बहुत लंबे टाइम तक डिकिंसन की पोएट्री दुनिया के सामने नहीं आ पाई। पहला कलेक्शन कमर्शियली सक्सेसफुल रहा, फिर 1891 में दूसरी सीरीज चली, फिर 1896 में तीसरी सीरीज चली, फिर 1892 के आसपास एक क्रिटिक ने लिखा था कि दुनिया तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक डिकिंसन की लिखी हर एक पोएट्री दुनिया के सामने, हर एक पोएट्री का हर एक टुकड़ा दुनिया के सामने पब्लिश नहीं हो जाता। दोस्तों इतने टाइम पहले 55 साल की एज में डिकिंसन की डेथ हुई थी, लेकिन 1914 से लेकर 1945 तक उनकी वर्क्स पब्लिश होते रहे, और काफ़ी लोगों ने उनकी पोएट्री से कमाया खाया। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि शुरू में जो इनके वर्क्स पब्लिश हुए थे उनको एडिट कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो वर्क्स पब्लिश हुए वो एज इट इज़ वैसे ही पब्लिश हुए जैसे ये लिखा करती थी। इनकी पोएट्री के अंदर ये लंबे लंबे टाइप के डैश होते थे, आप नोट करना, ये इनकी खास बात थी, ये लंबे डैश होते थे। इनकी पोएट्री को हम मेनली 3 टाइम्स में बांट सकते हैं। 1861 से पहले, 1861 और 1865 के बीच में, और 1866 के बाद में, ठीक है। इनमें ये जो बीच वाला टाइम था ना, 1861 से 1865 के बीच वाला, ये सबसे ज़्यादा क्रिएटिव टाइम था एमिली डिकिंसन का। इसी टाइम पर इन्होंने लाइफ, डेथ और इमॉर्टलिटी के बारे में लिखना शुरू किया। अगर आपको कहीं पर भी लिखना हो इनकी पोएट्री के बारे में, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखोगे कि ये डैश का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, या फिर आप कोई भी लाइन देखो जिसमें बहुत ज़्यादा डैश का यूज़ हो तो आप समझ जाओ एमिली डिकिंसन की पोएट्री है। ये आमतौर पर पेंटामीटर से बसती थी, और ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, डीमीटर, इन सब मीटर्स का यूज़ करती थी, लेकिन पेंटामीटर का यूज़ बहुत कम करती थी। और इनकी पोएट्री की जो राइम होती थी वो बहुत ही इम्परफेक्ट होती थी।
किसी में ये फॉलो करती थी, किसी में नहीं भी करती। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।